हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9th विषय। इसमें विज्ञान रहेगा और अध्याय 1 है, पहला पाठ है और पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ या मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो कैसे होते हैं, इसके बारे में ये लेसन है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल का नाम ऊपर है साइंस टीचर YNR। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो खुद ब खुद मिलती रहेंगी और सबसे पहले मिलेंगी। तो मैं साइंस की और मैथ की वीडियोस बनाता हूँ, इस चैनल में डालता रहता हूँ और इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो जब तक आपके स्कूल नहीं खुलते, या जब स्कूल भी खुल जाते हैं तब उसके बाद भी आपको ये चैनल तैयारी करवाएगा साइंस और मैथ की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है हमारे चारों ओर, अगर हम देखो, अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी इस संसार में आप कोई भी चीज, जो भी कुछ देखते हो, सुबह से लेकर शाम तक, या अपनी जिंदगी में जो भी चीजें आपने देखी हैं, तो वो सभी पदार्थों से मिलकर बनी हैं। ठीक है बच्चों। तो वैज्ञानिकों ने इसे पदार्थ का नाम दिया है। जिस प्रकार हम हवा में श्वास लेते हैं, भोजन खाते हैं, या पत्थर है, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहां तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और वो कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरती हैं। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी वस्तुएं आप देखते हो, जितने भी पदार्थ आप देखते हो, सभी में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब उनमें भार होता है और वो स्थान भी घेरती हैं। जैसे आप सोचते हो हवा तो स्थान नहीं घेरती, लेकिन जब आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो वो फूलता क्यों है? क्योंकि वो स्थान घेरती है। तो हर जगह पे वायु है, वो स्थान घेरे हुए है। ठीक है। फिर उसके बाद है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास की वस्तुओं को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक, जो प्राचीन दार्शनिक का मतलब है जो पुराने दार्शनिक हैं, ऋषि मुनि हैं, या कोई भी जो ज्ञान रखता था, तो वो सभी ये मानते हैं कि इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं सभी 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो है वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। एक है पृथ्वी, जिसके ऊपर हम रहते हैं, धरती। अग्नि को सब जानते हैं, आग होती है। जल, जिसे हम पीते हैं। और आकाश। तो इन 5 तत्वों से मिलकर वस्तुएं बनती हैं, इन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। तो इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव।
और जो यूनानी दार्शनिक, यूनान के देशों के जो दार्शनिक थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वेद पुराणों के या जो भी उनके धार्मिक पुस्तकें थी उनके ज्ञाता थे, वो भी यही मानते थे कि पदार्थ 5 तरीकों से बना है, 5 तत्वों से बना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता रहा और आज के जो वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं, वो क्या करते हैं, वो पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? तो अब भौतिक और रासायनिक गुण आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, 8वीं कक्षा में पढ़ा है, 9th में भी, तो चलो अभी चल रहा है। तो भौतिक और रासायनिक गुण 2 तरह के गुण होते हैं किसी भी वस्तु के। तो भौतिक गुणों से हम उसके बाहरी चीजों को देख सकते हैं, उसके गुणों को देख सकते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के 2 तरह के गुण होते हैं। एक बाहरी, जैसे वो कितना लंबा है, उसका रंग कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, तो ये तो उसके भौतिक गुण हो गए। लेकिन जो उसके अंदर के गुण हैं जिनको हम नहीं देख सकते, वो रासायनिक गुण। इसी प्रकार इस धरती पे सभी पदार्थों के 2 तरह के गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो इस लेसन में हम भौतिक गुणों के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे, रासायनिक गुणों के बारे में अलग से चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है देखो, अब जो पदार्थ है उसका भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, उसके भौतिक गुणों को पढ़ेंगे। तो इसमें है, सबसे पहला है जैसे आपके पास पदार्थ के कणों से मिलकर बना है, यानी पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। जैसे चौक होता है, चौक को आप बारीक कर दो तो वो बिल्कुल बारूदे में, फिर बारूदे को भी और बारीक करो, फिर वो छोटे कणों में टूट सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे मिट्टी है, मिट्टी को भी आप पीस के बारीक कर सकते हो। तो सब इसी तरह लकड़ी को आप खुरचते रहो, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं थी। एक विचारधारा ये थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, यानी कोई तो ये मानता था कि ये लकड़ी की तरह होता है, जैसे लकड़ी के ऊपर परतें जमी होती है ना, तो उस तरह से है। लेकिन और दूसरी विचारधारा ये है, जैसे मिट्टी या रेत में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वैसे ही सभी पदार्थ बने हैं। तो ये भी उनका स्वरूप है। तो अब हम क्या करें भाई इसमें, अब हम हमारे पास क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप में क्या करना है आपने, एक पानी के गिलास में पानी लेना है, गिलास होना चाहिए कांच का। तो उसके ऊपर पानी, उसमें पानी ले लेना है आधे गिलास में, और उसके ऊपर निशान लगा देना है जहां तक उसमें पानी आया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप क्या करो, उसमें 1 चम्मच नमक का डालो और घोलो। फिर देखो क्या, जहां आपने निशान लाया था पानी क्या ऊपर आ गया। तो यही काम आप दूसरे गिलास में करना। दूसरे गिलास में आपने क्या लेना है, पानी उतना ही लेना है, उसमें आपने रेत डालना है। तो क्या वहां पे पानी का लेवल, उसको भी घोलना है। तो आपको पता है नमक पानी में घुल जाता है, रेत नहीं घुलेगा। तो उसका भी लेवल देखना आपने, दोनों में लेवल देखना किस में लेवल सेम रहा और किस में बढ़ा। तो आप देखोगे कि जिसमें नमक हमने घोड़ा उसका लेवल उतने का उतना रहेगा, लेकिन जिसमें रेत नहीं घुला है तो उसका लेवल बढ़ गया है पानी का। तो अब ये नमक के केस में पानी ऊपर क्यों नहीं बढ़ा गिलास में, तो इसका क्या कारण हो सकता है, और उसमें नमक कहाँ चला गया। अब पानी तो था उसमें, नमक भी डाला हमने, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ना चाहिए उसको ऊपर, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं। तो इसका क्या कारण है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पानी में कहीं खाली स्थान था जहां पे वो नमक सेट हो गया। ठीक है, जैसे बच्चे क्लास में जाते हैं,
अगर क्लास में कितने भी बच्चे बैठे रहो, अगर 2-4 बच्चे और आ जाते हैं वो भी उस क्लास में एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको खाली जगह मिल जाती है। उसी प्रकार से पानी के कणों के बीच में भी, पानी जिन कणों से मिलकर बना है उनके बीच में भी खाली स्थान होता है। तो जहां पे हम चीनी या नमक घोलते हैं तो उसके कण उसमें सेट हो जाते हैं, वहां पे जाके छुप जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए हमें नमक या पानी जो है नहीं दिखाई देता। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। जैसे आपके पास ये चित्र है, तो इसमें हमने क्या किया, तो ये 3 बीकर हैं, तीनों बीकरों में पानी लिया, एक में, दूसरे में नमक डाल दिया, तीसरे को हिलाया, तो क्या हुआ, नमक गायब हो गया। तो इसका मतलब है जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें समावेशित हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण भी बहुत छोटे होते हैं। वही कोई भी पदार्थ है उसका कण इतना छोटा होता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम अगर चौक का बारीक करें तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लें तो उसको भी हम आगे बारीक कर सकते हैं, करते जाएं तो यानी उसको वो जिस पदार्थ से मिलकर बना है वो इतना छोटा हो सकता है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हो कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हो। तो इसमें भी ये आपके पास क्रियाकलाप है, इसमें भी यही किया है इसने। आपने क्या करना है क्रियाकलाप में कि आपने पानी लेना है, उसमें बिल्कुल डेटॉल मिल जाती है घर में, तो डेटॉल का एक बूंद आपने पानी में डालना है, तो वो पानी जो है व्हाइट हो जाता है। तो यानी एक बूंद डेटॉल से, देखो एक बूंद है उसमें और छोटे कण कितने होंगे उसके, तो जो डेटॉल है वो व्हाइट हो गया है, उसमें से थोड़ा सा और लेके नए पानी में डालो तो वो भी व्हाइट हो जाता है, उसमें से थोड़ा सा लेके और नए पानी में डालो तो वो भी व्हाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो जो पदार्थ के कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो थोड़े से डेटॉल में से बहुत सारे पानी को सफेद कर देते हैं। तो इसका मतलब पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो इसमें जो है पोटासियम पर मैग्नेट से ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप डेटॉल से भी कर सकते हो, जो आती है जब चोट लग जाती है तो हम घाव पे लगाते हैं डेटॉल, तो उसमें से आप कर सकते हो, थोड़ी सी डेटॉल आपने पानी में डाल के देखनी। फिर पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, तो हमने पीछे अभी पढ़ा था कि जैसे पानी के कणों के बीच में नमक के कण चले गए थे, तो उससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। और दूसरी बात क्या थी कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। और तीसरी बात क्या आई सामने, तीसरी बात यह है कि जो पदार्थ के कण है वो निरंतर गति करते हैं। जैसे इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हो आप ये एक्सपेरिमेंट डेली करता है वो व्यक्ति जो भगवान की पूजा करता है, तो वो कैसे करता है, धूप बत्ती जरूर लगाता होगा अगर कोई पूजा करता है भगवान की, ठीक है। तो वो अगरबत्ती या धूप बत्ती लगाते हैं, तो आप देखते हो जब हम मंदिर में धूप बत्ती लगाते हैं तो वो धूप बत्ती की सुगंध जो है पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। तो वो क्यों फैल जाती है, चाहे आप उसको हाथ में लेके ना भी घूमो वो अपने आप ही फैल जाती है। तो उसका कारण ये है कि जो अगरबत्ती या धूप बत्ती है उसके धुएं के कण जो हैं वो गतिशील में होते हैं, गति में होते हैं, वो एक दूर दूर अपने आप ही घूमते रहते हैं।
तो इसलिए वो घूमते घूमते एक कमरे से दूसरे कमरे में यानी सारे घर में वो फैल जाते हैं और घर से बाहर भी चले जाते हैं। उसी प्रकार गैस सिलेंडर कई बार लीक हो जाता है, तो उस गैस का कैसे पता लगता है? क्योंकि गैस के कण भी गतिशील होते हैं, सभी दिशाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है क्रियाकलाप है एक और, जल से भरे 2 गिलास 2 बीकर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। तो 1 गिलास में आपने क्या करना, स्याही डालनी है, चाहे आपके पास नीली स्याही हो लाल स्याही हो। तो नीली और लाल स्याही कहाँ से ला सकते हो आप? आपके पास वाटर कलर होंगे। ठीक है, तो कहीं से भी आप पानी में डालो और उसको रख दो। और 1 गिलास पानी में आपने शहद डालना है थोड़ा सा, उसको रख देना है। तो आपने ये देखना है कि वो स्याही कितने समय में पानी में घुली और शहद कितने समय में पानी में घुला। तो इसके बारे में जो भी एक्सपेरिमेंट में आपके पास आएगा वो आपने कमेंट करके मेरे के पास भेजना है। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करना, तो लाइक भी करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी कर लें। नीचे सब्सक्राइब लिखा होता है, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको दबाना है। ठीक है, अगर आप पहले से हो तो वो बता देगा यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, नहीं तो हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सभी वीडियो मिलेंगे इस चैनल पे। फिर उसके बाद है तो अब हम क्या करते हैं, 1 गिलास गर्म पानी का ले लेते हैं और एक ठंडे पानी का, और उसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं। तो दोनों को एक साइड में रख देते हैं बिना हिलाए। अब क्रिस्टल को सतह में बैठने दें। ठीक है, तो गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? तो जब हम क्रिस्टल डालते हैं ना, तो जो गर्म पानी होगा उसमें लाल रंग की एक ऐसे दिखेगा जैसे कलर अलग हो रहा है उसमें से, और जो ठंडा पानी होगा उसमें कलर बहुत कम होगा। ठीक है, तो इससे हमें ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या पता चला? क्या तापमान के साथ मिश्रण होने की दर बदलती है? तो इसमें क्या होगा, पानी जितना ज्यादा गर्म होगा तो कोई भी पदार्थ उसमें उतनी जल्दी घुल जाता है। तो इन क्रियाकलापों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण, क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे भाई? पदार्थ के कण एक तो गति करते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है इसलिए वो गति करते हैं। और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, जैसे पानी गर्म करेंगे या कोई भी गैस गर्म करेंगे, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब है उस ऊर्जा के कारण वो गति करते हैं। तो तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो उपरोक्त क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो ये होता है विसरण। क्या होता है भाई? जब जब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।